हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आप जेटेट की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, ये हमारा जो है वह आज पेडागोजी का फर्स्ट क्लास है, जो कि ये आपको जेटेट और अदर स्टेट के भी सारे टेट एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्लास है यह। इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे चैनल पे एंड तक बने रहिए। और देखिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वह बाल विकास है। यह हमारा टॉपिक जो है वह 2016 का जो जेटेट की परीक्षा हुई थी उसी को आधार मान करके अभी हम लोग तैयारी करेंगे, और उसी के आधार पर यह फर्स्ट टॉपिक को लिया गया है। बाल विकास जो है वह टॉपिक को लिया गया है। तो आज हम लोग समझते हैं, बाल विकास को समझते हैं। एंड तक बने रहें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, तो बाल विकास क्या है, तो समझिए इसे। बाल मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहते हैं। अर्थात मानव का विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है और उस शाखा को बाल विकास कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो है वह अर्थ एवं परिभाषाएं को दिया गया है। बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं तथा उन सभी कर्मों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बाल विकास के अंतर्गत जो भी बालक के व्यवहार हैं और उनकी समस्याएं हैं, सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है, वह उसके विकास पर उसका प्रभाव जो है वह पड़ता है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं जो है वह अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह की परिभाषाएं जो है वो आपको दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा किसके अनुसार दिया गया है। तो देखिए, क्रो एंड क्रो के द्वारा किस तरह की परिभाषा को दिया गया है। बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरा अवस्था की प्रारंभ अवस्था तक करता है। तो देखिए, इसमें कीवर्ड के रूप में गर्भकाल से लेकर के किशोरा अवस्था तक, इसे हम लोग आप ध्यान में रखेंगे कि गर्भकाल से लेकर के किशोरा अवस्था तक क्रो एंड क्रो के अनुसार बताया गया है कि इस दौरान क्या क्या जो है वह विकास होता है। नेक्स्ट परिभाषा जो दिया गया है वह थॉमसन के अनुसार दिया गया है। थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके, उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके, प्रत्येक बालक एवं सफल व्यक्ति बन सकता है। अर्थात बच्चे से लेकर के वयस्क तक में किस प्रकार के को किस समय में क्या विकास हो रही है, ये सारी बातें को इसके अंतर्गत बताया जाता है। तो ये इस तरह से आप क्रो एंड थॉमसन के अनुसार जो दिए गए हैं इसे अच्छे से याद कर लें। इस तरह का लाइन को उठा करके और परिभाषाएं दे दिया जाता है। आगे है बाल विकास की आवश्यकता। आखिर क्यों बाल विकास की आवश्यकताएं पड़ी, बालक विकास की आवश्यकताएं क्यों पड़ा है? तो देखिए, बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों के जीवन को सुखी और समृद्धशाली यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समृद्धशाली बनाया जा सकता है। तो अगर हम लोग बालक विकास का अध्ययन करते हैं तो उसके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। अर्थात उसके जीवन में कोई तरह की समस्याएं आ रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए, ये सारी बातें इस माध्यम से समझा जा सकता है। आगे है, बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों से संबंधित समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सकता है। देखिए, अभी बताया गया था कि उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकाला जा सकता है कि बालक में किसी तरह की समस्याएं आ रही है तो उसमें क्या क्या समाधान को किया जा सकता है। आगे है, बाल विकास के द्वारा अध्यापक और
अध्यापक और अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही से विकास कर सकते हैं। अधिगम यानी कि बच्चों को सिखाने में अध्यापक और अभिभावक ये जो है वह उनकी क्षमता का सही से विकास कर सकते हैं। बच्चों की समुचित क्षमता का विकास कब और कैसे करना है, यह बाल मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव है। अब बाल मनोविज्ञान किया जाएगा तो इसमें विकास कब और कैसे करना है, यह हमें हेल्प मिल जाता है। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान बच्चों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है। यानी कि समुचित निर्देशन के लिए एक व्यवहारिक उपाय बताया जाता है इसके माध्यम से, ताकि उनकी क्षमताओं और अभिवृत्तियों को उचित रूप से निर्देशित किया जा सके। यानी कि जो उनकी क्षमता है और उनकी जो अभिवृत्ति है, रुचि है, उसे निर्देशित किया जा सकता है इसके माध्यम से, अगर इनका जो है वह अध्ययन किया जाए तो। अब देखिए बोला जा रहा है, अंत में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरा है। यानी कि बाल मनोविज्ञान नहीं किया गया तो मनोविज्ञान का विषय अधूरा है, चूँकि मानव का विकास जो है वह बालक के द्वारा ही मानव का विकास होता है और बालक का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। आगे है बाल विकास के क्षेत्र, इसके विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवा अवस्था तक, यानी कि गर्भधारण अवस्था से लेकर के युवा अवस्था तक मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। इस अवस्था में सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण के मुख्य रूप से अपनाया जाता है। यानी कि जो है वह इस गर्भधारण से लेकर के युवा अवस्था तक में क्या क्या विकास हो रही हैं, इसका अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इन अध्ययनों में मुख्य रूप से इस बात पर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकासात्मक अध्ययन अवस्थाओं में कौन कौन सी क्रमिक परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन किन क्रम और कब और क्यों होते हैं। अर्थात बताया जा रहा है कि बालक में जो है वह कब और कौन कौन से विकास होते हैं, ये सारी बातें जो हैं वह बाल विकास से सीखा जाता है। मतलब कब और क्यों होते हैं, किस तरह के उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, यह परिवर्तन जो है वह विकासात्मक परिवर्तन है। तो इस तरह की बातें जो है वह बाल विकास के अंतर्गत सीखा जाता है। आगे है बाल विकास के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं बाल विकास के? तो देखिए बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। बालक और वातावरण, यानी कि बालक का विकास किस तरह से होगा। तो बालक और वातावरण पहला है। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक का वातावरण, यानी कि वातावरण पर तथा वातावरण का बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकासवादी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात देखेंगे, एक तरफ है वातावरण पर तथा वातावरण का बालक पर, यानी कि बालक का वातावरण पे भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का बालक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा जो है वातावरण में जा रहा है तो बच्चा वातावरण से भी कुछ सीख रहा है ना। इस तरह की बातें जो है वह आ जाती है। अगला है पॉइंट नंबर 2, बालकों के व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है इसके माध्यम से। इसके अंतर्गत बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं सामवेगिक, सामाजिक, भाषाई आदि विभिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। बालक में किस तरह का विकास, सामवेगिक विकास हो रहा है, उसमें भाषा से किस तरह से विकास हो रही है, ये सारे अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। तीसरा पॉइंट्स है बालक व्यवहार और अंतःक्रियाएँ। इसके अंतर्गत जो है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विभिन्न अंतःक्रियाओं और व्यवहारों को समझकर यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक के पर्यावरणीय समायोजन में कौन कौन सी अंतःक्रियाएँ बाधक और कौन कौन सी सहयोगी है। अर्थात बताया जा रहा है कि बालक के अंतःक्रियाओं में कौन कौन सी स्थिति में कब कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या विकास हो रही है, क्या क्या जो है वह परिवर्तन आते जा रहे हैं।
आगे बताया जा रहा है 4th नंबर पे मानसिक प्रक्रियाएं। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाओं में गति स्वरूप विकास होता है, यानी कि उनके मानसिक में विकास जो है वह विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार होता रहता है। पॉइंट नंबर 5 है बालक बालिकाओं का मापन। इसके अंतर्गत बच्चों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनके मानसिक मेंटली रूप से और फिजिकली शारीरिक रूप से जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है इसके अंतर्गत। छठा है समायोजन संबंधी समस्याएं। इस क्षेत्र के अंतर्गत बालक के विभिन्न प्रकार के समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वह पर्यावरण के साथ किस तरह से समायोजन कर रहा है बच्चा, उसका जो है वह अध्ययन किया जाता है। 7वां पॉइंट्स है अभिभावक बालक संबंध। अभिभावक बालक संबंध। इस क्षेत्र के अंतर्गत अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारण, पारिवारिक संबंधों में हर्ष आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बच्चे का जो है वह विकास अपने परिवार के साथ उनके जो है किस तरह से पारिवारिक संबंध का जो है विकास हो रहा है, इस सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट्स है पॉइंट नंबर 8 विशिष्ट बालकों का अध्ययन। इस क्षेत्र के अंतर्गत पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक आदि के विभिन्न योग्यताओं और क्षमता वाले बालकों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि आप भी देखते हैं कई सारे बालक हैं, तो उसमें कई बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो इनका जो है वह अलग अलग विशिष्ट बालकों का विशिष्ट तरीके से जो है वह समस्याओं का अध्ययन जो है वह किया जाता है और निराकरण निकाला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि विकास के सिद्धांत, बालक में किस प्रकार विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं उसे देखते हैं। तो इस सिद्धांत को गैरिसन और अन्य व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। ये गैरिसन जो है वह मनोवैज्ञानिक हैं, इसके द्वारा दिया गया है। देखिए इनके अनुसार क्या बातें बताई गई है। और जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं, यानी कि एक अवस्था को छोड़ करके वह दूसरी अवस्था में जब वह परिवर्तन प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन? अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है, यानी कि एक छोटे अवस्था से लेकर के एक बड़ी अवस्था तक में क्या क्या परिवर्तन हो रही है, कि परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से हर एक बच्चे में एक निश्चित दर से होता है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा गया है, यानी कि बच्चे में किस प्रकार से अवस्था के अनुसार क्या क्या परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। इन विकास के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार जो है इसके क्या क्या अलग अलग सिद्धांत है उसे वन बाय वन हम लोग देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत जो है वह दिया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रियाएं निरंतर व अविराम गति से चलती रहती है, जो कभी मंद व कभी दूर हो जाती है। अर्थात यह जो है वह एक निरंतर गति से वह जो है स्टेप बाय स्टेप यह परिवर्तन चलता रहता है, विकास जो है वह चलता रहता है। इसे ही बोला जाता है निरंतर का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। अर्थात अलग अलग बच्चे में जो है वह गति अलग अलग हो सकती है, अलग अलग प्रकार के बच्चों में उसके विकास की गति अलग अलग हो सकती है। दूसरे शब्दों में एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं में शारीरिक व मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तित्व को इंगित करता है। अर्थात आप सारे कोई अपने ही अगल बगल अड़ोस पड़ोस में भी देखे होंगे कि एक ही उम्र के 5 वर्ष के, अगर उदाहरण के रूप में ले 5 वर्ष के ही दो बच्चे हैं, है ना, एक ही आयु के दो बच्चे हैं, तो उनमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनका विकास अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों में ऐसा देखने को मिले, परंतु कुछ बच्चों में ऐसा भी देखने को मिल सकता है।
कि दोनों में कुछ भिन्नताएं आपको देखने को मिल जाए। तो यह व्यक्तित्व का सिद्धांत ये चीज़ बताता है कि यह इनके व्यक्तित्व को बताने का प्रयास करता है, व्यक्तित्व को बताता है। अगला है परिमार्जकता का सिद्धांत। परिमार्जकता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। यानी कि इसके अनुसार बच्चों में जो विकास की गति होती है एक लय से जो है वह बढ़ता जाता है अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार। चौथा है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या बताता है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति चाहे वह पशु या मानव के विकास की एक निश्चित प्रतीक क्रम होता है जो उसे प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है। यानी कि अगर मानव को लिया जाए तो मानव में जो विकास होती है वह एक क्रमिक रूप से हर एक मानव जाति में एक क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। पशु में हो तो पशु में भी एक क्रमिक रूप से जो है वह बढ़ता चला जाता है। यह जो है विकास का क्रम सिद्धांत कहलाता है। उसे प्रतिक्रम का अनुसरण करते हैं। इसे निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत, यहाँ आकार आ गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। कथनीय सिद्धांत, निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत, इससे भी आप याद रखेंगे अच्छे से। इस सिद्धांत को निश्चित पूर्व कथनीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब लोग पांचवा देखते हैं मस्तकोभिमुखी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मस्तकोभिमुखी विकास का सिद्धांत कहा गया है। मस्तकभिमुखी विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात पहले मस्तिष्क, फिर धड़ और अंत में पैर का विकास होता है। यानी कि यह जो है वह गर्भकाल की अवस्था की बात कर रहा है और इस समय जो है वह पहले मस्तिष्क, फिर धड़ और अंत में पैर का विकास होता है। यह बच्चे के विकास को इंगित करता है। अगला है छठा एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, अंगों और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद हम उन भागों का एकीकरण करना सीखते हैं। अर्थात आप सबको देखिए, जैसे कि ये हमारा हाथ है तो इसमें क्या होगा कि एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार पहले संपूर्ण हाथ को जो है हाथ को मुंह में किया जाएगा, संपूर्ण अंगों को, फिर अंग के भाग को, यानी कि इस अंग में आपके उंगली आ जाते हैं, फिर इसको जो है वह चलाने सीखेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहले संपूर्ण अंग के बारे में सीखा जाएगा, उसको कंट्रोल करना, उसके बाद जो है वह उसके अलग अलग पार्ट्स को। सातवां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास का प्रतिमान अनुसरण करता है। कहने के अनुसार है कि मानव का विकास मानव की भांति होगा, पशु का विकास पशु की भांति होगा। इस प्रकार जितने भी तरह के इस धरती के ऊपर जीव जंतु हैं उनका विकास उनकी प्रजाति के अनुसार होता रहेगा। यह समान प्रतिमान का सिद्धांत या इसके बारे में बताता है। अगला है 8वां नंबर पे है समस्या से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। समस्या से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। वह पहले अपने किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने पूरे शरीर का संचालन करता है और विकास के किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाना सीखता है। इस प्रकार जो है वह अपने अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करना सीखता है। समस्या से विशिष्ट, जैसे कि कोई उसे किसी तरह का इशारा करना हो इत्यादि। 9वां है वंशानुक्रम
थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतरक्रियाओं का सिद्धांत। वंशानुक्रम, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण की परस्पर अंतरक्रिया के परिणाम होता है। यानी कि जो उसका वंश चलता आ रहा है उसके अनुसार वातावरण के साथ उसका विकास होता है। यह जो है वंशानुकरण का सिद्धांत बताता है। आगे है और लास्ट है ये आपका 10वां पॉइंट्स जो है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार यानी कि एक चक्र की भांति जो है यह आपका विकास को इंगित करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से ना होकर चक्राकार ढंग से होता है। यानी अर्थात विकास की प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उसे क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया का लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। तो इस तरह से जो है वह एक चक्राकार की भांति जो है वह विकास होता है। तो इस प्रकार से जो है वह आपका विकास जो है उसके 10 आयाम को बताए गए हैं। देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत थे। तो गैरिसन के अनुसार दिया गया था निरंतर का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, तीसरा है परिमार्जकता का सिद्धांत, चौथा विकास क्रम का सिद्धांत, पांचवा है मस्तकोभिमुखी सिद्धांत, छठा एकीकरण का सिद्धांत, सातवां समान प्रतिमान का सिद्धांत, आठवां समस्या से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, नौवां वंशानुक्रम वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत और 10वां है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो इस प्रकार जो है वो आज हम लोग बाल विकास का जो है वह आपका फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास का जो है वह ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसका अगला पार्ट मैं आपको जल्द ही इसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अंत तक चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।